जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज रजिया सुल्तान और वारामशाह के बारे में जाने। हम ये सारी जो शासक थे, ये सारे सुल्तान के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा है। अगर आप लोगों को रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है या इल्तुतमिश या ऐबक के बारे में पढ़ना है, ये सारे शासकों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। और इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाला, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम आज नसरुद्दीन शाह के बारे में पढ़ेंगे। नसरुद्दीन शाह के बारे में आज हम पढ़ने वाले और बलबन के बारे में पढ़ने वाले। आज ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। ये दोनों टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा एक मतलब छोटा सा बात पे डिस्कस करना चाहते हैं। ये बात यह है कि देखिए, बहुत सारे लोग जो 11th-12th में होंगे और बहुत सारे लोग 11th-12th में होंगे जो आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 11th-12th में हैं और वो किस स्ट्रीम से हैं? वो साइंस स्ट्रीम से हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बीए फर्स्ट ईयर में होंगे या 11 ये आपका 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं। वैसा होता है ना, रिजल्ट आने का वेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या जो साइंस के स्टूडेंट हैं, बेसिकली जो साइंस के स्टूडेंट हैं और जो साइंस लिए हुए हैं उनका स्ट्रीम क्या है? साइंस है। 11th-12th में उनका स्ट्रीम क्या है? साइंस। और वो उनका जो एम है कि हम आगे चल कर यूपीएससी और बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, हम आगे चल के यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उन स्ट्रीमों के बच्चे के लिए मेरा यही कहना है कि बाबू, आप अगर यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब पर भी आप क्या कीजिए, 1-2 घंटे टाइम निकालकर आप आर्ट्स सब्जेक्ट को पढ़ा कीजिए, आर्ट्स सब्जेक्ट को समझ कर रखिए। क्योंकि अभी से आप अगर आर्ट्स पेपर को समझ कर रखिएगा, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के सभी टॉपिकों को पढ़कर रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस के सभी फाउंडेशन आप सीक्वेंस बाई सबको पढ़कर रखिएगा। बहुत डीपली नहीं जाना है, अभी डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से, लेकिन हाँ सभी के बारे में अगर हमको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, तब जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अच्छे से उसका तैयारी कीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आर्ट्स लिए होंगे और क्या कर रहे होंगे, हम तो आर्ट्स ले लिए, अब कि 3 महीना में हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद कंपटीशन का तैयारी करेंगे। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट का क्या होता है, माइंड सेट होता है। लेकिन बाबू, हम तुमको बता देते हैं कि जो आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, तो आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो उसमें अलग से मंगल ग्रह से सिलेबस आएगा पढ़ने के लिए, नहीं ना? यही सब ने पढ़िएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में थोड़ा सा। तो काहे नहीं अभी से ही आप उसको प्रिपरेशन कीजिए और अपना प्रिपरेशन मजबूत कीजिए, तो आगे चलकर आपको क्या होगा, ये अच्छा और समझ में भी आएगा। देखिए, जो कमज़ोर छात्र होते हैं, जो नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्यों? बहुत सारे ऐसे कमज़ोर छात्र होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो 11th-12th और आपका बचपन से ही 11th-12th हो गया, उसके बाद हो गया, वो उतना ध्यान नहीं देते। वो अपना ऊपर से सबको पढ़ते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हम कंपटीशन के तैयारी करने जा रहे हैं। अगर वही स्टूडेंट 11th-12th में ही अपना जो सब्जेक्ट है उस पर अच्छा नॉलेज और पकड़ रहेगा, तो आगे चलकर उसे कंपटीशन में भी वो सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होगी। जैसे देखिए, बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे और वो हमारे वीडियो देखते होंगे, तो उन्हीं के लिए नहीं अच्छा है। अगर बहुत सारे साइंस स्टूडेंट हैं और वो हमारा वीडियो देखते हैं तो उन्हीं के लिए नहीं अच्छा है कि अगर वो अभी हिस्ट्री, अरे थोड़ा सा देखो तो कौन हिस्ट्री पढ़ा रहा है, थोड़ा सा देख लेते 5 मिनट। अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट देख लीजिएगा तो आगे जब आप उसका प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपका जो दिमाग है उस चीज़ को पहचान कर रखे रहेगा। क्या करेगा वो? पहचान कर रखे रहेगा। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तब आर्ट्स काहे पढ़े। ये वो सोचेगा जो क्या है, नीट क्रैक करा।
हाँ, ऐसा बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं, वो जो नीट क्रैक करेगा कि हमको मेडिकल में जाना। अगर आपका एम कंपटीशन की तैयारी करना है और यूपीएससी और बीपीएससी निकालना है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को थोड़ा थोड़ा रोज उलट पुलट कर देखते रहिए और उसको एकदम अपना दिमाग को जाना, मतलब उसको चिन्हवा दीजिए। जैसे नया नया मेहमान आता है ना घर में, तो चिन्हवाता है ना कि देखो मेरा मौसा है, फूफा है, मामू है, औसा ही आप ये सब सिलेबस को ने अपना दिमाग को पहले से जान के रख, चिन्हवा के रखिए कि देखो तुमको ये आगे चल के पढ़ना है, समझ गया, और फिर बाद में आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए, और अगर हमारा चैनल पे अच्छे लोग, अच्छे बच्चे जुड़ते हैं, अगर अच्छे स्टूडेंट आते हैं या हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है, तो मैं ऐसा सोची हूँ कि मैं फुल एनसीईआरटी का पूरा बैच मैं लाऊंगी, मैं समझाऊंगी, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको हमारा बात अच्छा से समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैम, हम आपसे 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। अगर हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो हम एनसीईआरटी शुरू से पढ़ाएंगे, 6 to 12 का फुल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे इसी चैनल पे। इसीलिए बाबू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ज़रूर ये बात समझ के रखिए कि अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से ही आर्ट्स पेपर पे कमांड रखिए, हर एक सब्जेक्ट पे कमांड रखिए। और स्टूडेंट का दिमाग आइंस्टीन जैसा होना चाहिए, हर चीज़ को रिकवर करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि हम मैथ में भाव आए तो सिर्फ हम मैथे पढ़ें, हम साइंस में भाव आए तो हम साइंसे पढ़ें। आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो भी थोड़ा थोड़ा साइंस को देखते रहिए कि आगे चल के हमको साइंस में अच्छा करना है। तो ये सारी बातें जो होती है वो जो स्मार्ट वर्क, देखिए बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है नहीं जो 24 घंटा पढ़ेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा, और 2-4 गो ऐसा स्टूडेंट होता है वो 4 घंटा पढ़कर रिजल्ट निकाल लेता है। कैसे निकालता है? वो स्मार्ट वर्क करता है। क्या करता है? स्मार्ट वर्क करता है। वो 2-3 घंटा साइंस पढ़ लिया, उसको बोरिंग हो रहा तो चलो ना थोड़ा सा आपका आर्ट्स का वीडियो देख लेते हैं। आर्ट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा अनपच कर जाएगा, नहीं अनपच करेगा बाबू। तो इसीलिए देखते रहिए हमारा वीडियो। अब देखिए हम गुलाम वंश के बारे में बता रहे थे, ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बाराम शाह। अब देखिए हमने रजिया तक बता दिया था। हमने क्या रजिया तक हम जान गए थे कि रजिया क्या थी? भारत की प्रथम महिला शासिका थी। और वो क्या करती है? अपने 11 भाई को छोड़कर, उसका पिता इल्तुतमिश इसको गद्दी पर बैठाता, लेकिन ये लड़की होने के कारण, सिर्फ बेसिकली ये लड़की थी, इसीलिए एक महिला होने के कारण इसे बहुत सारे लोगों ने साजिश करके मरवा दिया। और इनका जो 1240 में क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। ऐसा इतिहासकार मानते हैं बाबू कि एक पेड़ के नीचे ये बैठी हुई थी और डाकुओं के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है, मार दिया जाता है। किसका? तो रजिया सुल्तान का। तो 1240 ईस्वी में जैसे ही रजिया मरी तो बाराम शाह गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? बाराम शाह गद्दी पर बैठता। देखिए एगो ट्रिक है जो आप हिस्ट्री में आजमा सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ऐबक कहीं ना मरा, 1210 में ऐबक मरा ने, जैसा ही ऐबक मरेगा तो नया शासक बनेगा ने। तो देखिए एगो मरता है, एगो बैठता है, एगो मर गया, एगो उसका जगह गद्दी पर बैठ गया, वही साल बैठेगा। जैसे देखिए अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, बात ऐसा हम मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा कि बेसिक जैसे सोचते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री अभी एक्सपायर कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो तुरंत कोई भी प्रधानमंत्री का या कोई भी राष्ट्रपति डेथ कर जाते तो उसी समय वही साल क्या तुरंत राष्ट्रपति को बैठाया जाएगा नहीं। तो एक तो डेट हम याद रखिए कि उनकी मृत्यु इस डेट में हुई। फिर हम दोबारा क्या याद कर सकते हैं कि जो नया जो प्रधान राष्ट्रपति बना वो यही साल बना। तो एक तीर से 2 निशाना मरा नहीं। तो यही हिस्ट्री को समझिए, रटिए नहीं, रटिएगा तो नहीं याद होगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबा है। हिस्ट्री पढ़ने के लिए समझ डेवलप करना चाहिए, रटना नहीं। तोता जैसा रटने से हिस्ट्री नहीं याद होता है। देखिए ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में होती है। उसके बाद आराम शाह कितना में बैठा? 1210 में बैठा। देखिए है ने 1210 में ही मारा, फिर 1210 में ही बैठ गया। फिर आराम शाह की मृत्यु 1211 में होता है। अब देखिए 11 में ही मारा, 11 में इल्तुतमिश बैठ गया, बैठा नहीं। तो आप अगर आप शासन के ये सिर्फ याद कर लेते हैं कि इसके बाद कौन शासक आता है और इसकी मृत्यु कब होती है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि अच्छा इसका मृत्यु हुआ तो ये बैठा होगा, इसका मृत्यु इस साल में हुआ तो इसका जो राज्याभिषेक इस साल में हुआ होगा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो देखिए
1211 में कौन मरा? आराम से चले जाते हैं 1211 में। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं जो कब बैठते हैं? 1211 में। 1211 में फिर रुकनुद्दीन फिर हो जाता है। जो इल्तुतमिश कहा था कि हम किसको बैठाएंगे? अपना बेटी के बैठाएंगे, लेकिन ये कहा नहीं हमें बैठेंगे। इसका मम्मी बोली नहीं हम अपना बेटा के बैठाएंगे, तो ये अयोग्य था, ये हट जाता है। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान, जो कब? 1236 में। 1236 में रजिया सुल्तान आती है और 1240 तक बेचारी शासन करती है। क्या अगर रजिया सुल्तान एक महिला नहीं होती तो आज हम दिल्ली सल्तनत में उसे एक योग्य शासिका के रूप में गिना जाता। लेकिन उनकी यही गलती थी, सिर्फ वो क्या थी? महिला थी। क्या थी बाबू? महिला थी। यही गलती था बेचारी का, और कोई गलती नहीं था। बाकी सब बाकी उसके पास दिमाग बहुत था, लेकिन क्या किया जाए, समाज का जो मानसिकता है उसके कारण इसका निधन करवा दिया गया, मरवा दिया गया। उसके बाद देखिए रजिया के बाद आते हैं वारामशाह आते हैं, जो देखिए 1240 में रजिया मरी, तुरंत वारामशाह 1240 में बैठ गया गद्दी पर एकदम आराम से। उसके बाद देखिए 1242 में वारामशाह मरता है। 1242 में वारामशाह को मारकर और आपका अलाउद्दीन मसूद शाह बैठता है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक क्या करता है? शासन करता है। 1242 से लेकर 1246 तक कौन करता है शासन? तो आपका अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए ये अब आएगा आपको नाम, बलवन का नाम आएगा यहाँ। ये जो बलवन जो था ने इसके दरबार में था, ये बलवन इसके दरबार में था। बलवन रजिया के ही शासन काल से था। बलवन किसके? हम ऐसा तो कह सकते हैं कि बलवन जो था ना कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। उसके बाद ये रजिया के शासन काल में ये क्या कार्य करता था? तो निशाना सिखाता था रजिया के क्या? निशाना, मतलब ये शिकार, इसको शिकार का संभालने के लिए दी थी रजिया इसको शिकार के लिए रखी थी। किसके लिए शिकार के? बलवन। देखिए एक नौकर के पास कितना दिमाग था कि वो आगे जाके राजा बन जाता है। सुनिएगा तो आपको भी आश्चर्य होगा। ये समझे, देखिए कितना ही दिमाग से चल रहा था। पहले ही रजिया का क्या था? शिकार था। ये शिकारी करता था, रजिया को शिकार करना सिखाता था। रजिया को देखिए ऐसे कबूतर मारा जाता है, देखिए ऐसे तोता मारा जाता है, ऐसे उसको शिकार करना सिखाता था। कौन? तो आपका बलवन। कौन बाबू? बलवन। उसके बाद देखिए अब ये जो बलवन होता है ना एकदम अच्छा, उसको राजा बने के एकदम मनसा था। वो की करता है एकदम, नहीं बोलते हैं आपका साम दाम दंड भेद एकदम पूरा अपना कर ये अलाउद्दीन मसूद शाह को एकदम निपटा देता है। की करता है? इसको मरवा देता है। कौन? बलवन मिलके इसको। उसके बाद इस गद्दी पर बैठते हैं नसरुद्दीन शाह। कौन बैठते बाबू? नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन कब मरवाया? ये कब मरा? अलाउद्दीन कब मरा? आपका 1246 में। तो नसरुद्दीन शाह कब बैठेगा गद्दी पर? बोलिए कब बैठेगा? आपका 1246 में, क्योंकि जैसे को मरता है उसी गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी हमेशा खून की प्यासी है। गद्दी क्या है? गद्दी हमेशा खून से रंग आपका लिपटा है। वो उसका मृत्यु करके वो उसका बैठा, वो उसका मृत्यु करके वो उसका बैठा। गद्दी के लिए अपने बाप को भी बेटा मार देता है ने। बेटा बाप को मार देता है। किसके लिए? सिर्फ गद्दी के लिए। सब भाई मिल के वो बहन के मरवा दिए। किसके लिए? गद्दी के लिए। तो जो गद्दी और शासन बहुत खराब चीज होती है। एक बार जिसे लत लग जाती है ने, फिर वो सोचता है हम बार बार क्या बने? हम भी शासक बने। क्या बने बाबू? बार बार शासक बने। तब देखिए नसरुद्दीन शाह के बारे में हम पढ़ते हैं। नसरुद्दीन शाह जो था, देखिए नसरुद्दीन शाह के बारे में आज हम पढ़ते हैं। नसरुद्दीन शाह क्या था? नसरुद्दीन शाह बहुत शांति व्यक्ति था। वो उसको ज़्यादा मतलब ये वो नहीं होता है, इन्हें उन्हें से मतलब नहीं रहता था। वो क्या करता था? वो मितव्ययी था। वो टोपी बीनकर क्या करता था? अपना काम करता था। टोपी बीनकर अपना क्या चलाता था? अपना खर्चा चलाता था। आप सोचिएगा ये राजा था, एक पास इतना पैसा था, लेकिन टोपी बीनकर काहे लगी अपना खर्चा चलाता था। तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है नहीं जिसके पास स्वाभिमान की कमी नहीं होती। वो क्या होता है? सोचता हम कुछ अपने आप कुछ करके हम अपना खर्चा निकाले, हम दूसरे पे निर्भर ना रहे। तो ये राजा जो था नसरुद्दीन शाह, ये क्या था? जो जनता के कर पे निर्भर नहीं था। वो क्या था? अपने आप टोपी बीन कर क्या करता था? अपना खर्चा चलाता था। तो क्वेश्चन आता है बाबू, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत में जो
आपका कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान था वो टोपी बिनता था? क्या करता था बाबू? टोपी बिनता था। तो कौन, किसको बोलिएगा? आपको, आप इसको नसरुद्दीन शाह को बोलिएगा। अब आप कहिएगा कि सोचिए तो ये टोपिया बिनता होगा, इसका टोपिया लेता क्यों होगा, कितना में इसका टोपी बिकता होगा? जे शासन है चला ले, अपना खर्चा चला लेता है, राजा तो अलग खर्चा होता है। अब कहिए, अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आप देखें ना, जो लमका कोटवा पहनले रहती, अगर वो लमका कोटवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर 5 साल भी पहनी ने, अगर वो बेचेगी तो कितना, अगर उसका बोली लगता है तो कितना उसका कीमत रहेगा? आदमी उसको नहीं तो नहीं 20 लाख में 30 लाख में खरीदेगा, सिर्फ उसका कोट का। तो कोट का वैल्यू नहीं है, वो कोट पहना कौन, उसका वैल्यू होता है, आपका वैल्यू नहीं है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसका गुण है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का पहचान उसके कपड़े से नहीं होती, उसके अंदर क्या गुण है और क्या व्यवहार है उससे होता है। अगर आप अभी ने सक्सेस न है ने, अगर आप सक्सेस न है तो आप अगर आप चांदियों का अंगूठी पहन लीजिएगा ने, सोनमों का अंगूठी पहन लीजिएगा तो सबको लगेगा पित्तर के पहन ले हैं। और जैसा ही आप अगर पैसा वैसा कमाने लगिएगा, अधिकारी बन जाएगा, आप लोहवा का अंगूठी पहनिएगा, कहेगा नहीं रे सोना के पहन ले। तो यही होता है, इंसान का वैल्यू नहीं है, इंसान किस पोजीशन पे उसका वैल्यू होता है। तो इस समय वो कौन सा पोजीशन पे था? इस समय नसरुद्दीन शाह एक राजा था। राजा का टोपी है रे, उसका बोली लगता था लाखों करोड़ रुपये में, हजारों रुपये में बिकती थी। क्या बिकती थी? अगर आप अभी ने, आप अभी अगर जमीन पर बैठ के खाना खाइएगा तो कहेगा देखिए ने जमीनिया पर बैठ के खाए, और वही अगर आप सक्सेस हो जाइए जमीन पर बैठ के खाएं, अरे देखो तो कितना बढ़िया इसका संस्कार है, तुरंत आदमी बदल जाता है, गिरगिट जैसा रंग बदलता है। इसीलिए आप इतना सक्सेस होइए ने कि आपका व्यक्तित्व से आपको पहचाने, आपके कपड़े से नहीं, आपकी गुण से आपको पहचाने, ना कि आपका कपड़ा और मेकअप से। मेकअप और कपड़ा दो दिन का मेहमान होता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर जो गुण होता है, जो क्वालिटी होता है, वो हमेशा उसको एक अलग ही पहचान देती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे कि यह टोपी बिनता था। कौन टोपी बिनता था? नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह टोपी बिनता था। यह मित्रव्ययी था तथा बलवन अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मसूद शाह, देखिए ये बलवन दिमाग जा लगा दिया, कहे ने ये बलवन बहुत चालाक था। पहले देखिए ये जो बलवन था ने, बलवन का हम जरिए आपको कहानी सुनाते हैं। बलवन जो था पहले कहाँ था, देखिए कैसे कैसे बलवन साजिश करके राजा बनता है। सीखिए कुछ बलवन से, कुछ सीखिए। देखिए बलवन पहले रजिया के पास की था, शिकारी था ने, शिकार करे सिखाता था, कौवा मारेल, मैना मारेल, बक्कत मारेल, ये सब मारेल नहीं, मतलब बड़ा बड़ा शिकार करे ले सिखाता था, आपको याद रहे। इसीलिए तो ये शिकारी करना सिखाता था रजिया के। तो एक नौकर था ने, फिर धीरे धीरे ये बाराम शाह को कुछ ऐसा प्रचंड रच उच के क्या किया, आपको हटाने का कोशिश किया। उसके बाद जब अलाउद्दीन के समय आता है, अलाउद्दीन के समय, तो इसको जो अलाउद्दीन की करता है अपना शासन काल में इसको अच्छा पोस्ट देता है। तो ये चालीसा दल जो था ना, चालीसा दल उसको गड़े लगता है, कहता है चालीसा दल कैसे ये काहे लगी इसको दे रहा है ऐसे, मतलब चालीसा दल कहता है कि इसको नई पोजीशन पर होना चाहिए। लेकिन जो बलवन जो था बहुत चालाक था, जो इसका विरोध कर रहा था, जो बलवन का विरोध कर रहा था उसी के वो समर्थन में था। मतलब जैसे चालीसा दल कोई काम करता था ना, बलवन उसके समर्थन में रहता था। बलवन क्या करता था, उसका साथ देता था बाबू। क्या करता था बाबू? उसका साथ देता था। कौन देता था? तो बलवन उसका साथ देता था, जिससे क्या होता था, चालीसा दल खुश रहता था। चालीसा दल क्या होता था? खुश रहता था। और वैसा ही करके सभी के दिल में जगह बनाकर क्या किया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बलवन भीतर घुनना था। कि था भीतर घुनना, ये सब के एकदम भीतरे भीतरे मार रहा था। देखिए चालीसा दल से सोचता था कि हम चालीसा दल के कैसे हटा दे, लेकिन ये सोच रहा था कि हम इसको एकाएक नहीं हटा सकते, इसको हम क्या करेंगे, स्वीट पॉइजन मतलब मीठा जहर उसको दे रहा था। मतलब अगर जैते के साथ अगर ये चालीसा दल के खिलाफ हो जाता तो इसका हाल रजिए जैसन होता, इसका हाल क्या होता, रजिए जैसन होता। लेकिन ये जो बलवन जो था कि करता था, जैसे ही चालीसा दल कुछ करता था नहीं तो बलवन उसका सपोर्ट में होता था। तो धीरे धीरे वो चालीसा दल के भी दिल में जगह बना रहा था। क्या किया, दिल में जगह बनाया। उसके बाद जब नसरुद्दीन शाह आते हैं ने, जब नसरुद्दीन शाह सत्ता पर आते हैं, जब नसरुद्दीन शाह दिल्ली के सुल्तान बनते हैं,
तब की होता है बलवन को ये चालीसा दल जो नफरत करता था उसको अपना 40 सरदार में क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। देखिए कहाँ कहाँ से, शिकारी से कहाँ कहाँ पहुँच गया। ये जो बलवन था फिर कहाँ पर चला जाता है, चालीसा दल में ये शामिल हो जाता है। जब नसरुद्दीन शाह जब गद्दी पर बैठता है तो वह 40 दल मिलकर, 40 तुर्क सरदार मिलकर इसको क्या करते हैं, अपने दल में शामिल कर लेते हैं बाबू। किसको, बलवन के। अब देखिए बलवन धीरे धीरे अपन दिमाग चला रहा था कि कौन तिगड़म लगाएं कि हम गद्दी पर बैठें, क्या कौन सी करे कि हम गद्दी पर बैठें। तो ये धीरे धीरे किया ने चालीसा दल में फूट डालने का कोशिश किया। फूट डालो राज करो, बहुत पहले की नीति है। अभी भी जानते हैं, दूगो बीच में लड़ाई हुआ, एक आगो शकुनी रहता है, दो आदमी के बीच में फूट डलवा दिए, लड़वा दिए, घर तोड़वा दिया। ऐसा ही कर रहा था। ये 40 दल का तोड़ना था। जैसे आपको कोई घर तोड़वाना है, आपको कोई घर तोड़ना है तब सीख लीजिए, घर कोई तोड़ना है तो आप उसमें धीरे धीरे ने एकदम फूट डालेला स्टार्ट कीजिए, वो घर अपने टूट जाएगा। तो यही काम बलवन किया। बलवन धीरे धीरे 40 दल में फूट डलवा रहा था, फूट डलवा रहा था। और 40 दल क्या वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। और क्या होने लगी, कमज़ोर पड़ने लगी। उसके बाद देखिए, अब देखिए बलवन की दिमाग लगाया यहाँ बलवन की करता है, अपनी बेटिया से ने इन नसरुद्दीन का क्या कर लेता है, विवाह करा देता है। कितना दिमाग लगाया बलवन की किया, अपना बेटी के ब्याह करवा देता है। किससे, उसका अपना राजा से। कहाँ के दिमाग लगाया। अब वो की हुआ, उसका ससुर बन गया। अब वो ससुर बन गया कि नहीं, देखिए नौकर से ससुर कैसे हो गया, एकदम तुरंत थे। उसका बेटी सुंदर सुंदर होगी, उसको नसरुद्दीन शाह से ब्याह करवा दिया। अब वो उसका क्या बन गया, ससुर बन गया। अब उसको गद्दी पर बैठे में जरी मन क्या होगा, उसको हल्का, उसको लग रहा होगा अब तो हम अगला राजा हम ही बनेंगे। काहे कि हमर जो दमदा है हमारे बेटिया के अंडर में, हमार बेटिया हमार अंडर में, हम अपन बेटिया के जे कहेंगे वह करेगी, और हमार बेटिया जे हमार दमदा कहेगी वह कहेंगे। तो डायरेक्ट शासन कैसे हो गया, की समझे। तो ऐसा होता है राजनीति, सब क्या होता है, राजनीति। तो देखिए हिस्ट्री से ही चलते आ रहा है। अगर केकरो शासन करे होता था ना, अपना या बेटी से विवाह करवा देता था उसको, या अपने विवाह कर लेती थी। क्या यही सब हिस्ट्री से सीखने को मिलता है। क्या मिलता है, देखिए कितना दिमाग लगा दिया। पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मसूद के साथ किया, नसरुद्दीन मसूद के साथ कर दिया। कौन, वलवन का वास्तविक नाम क्या था, वहीउद्दीन था। वास्तविक नाम का क्या था, वहीउद्दीन था। किसका, वलवन को ने उलुग खां का उपाधि दिया। उलुग खान का उपाधि किसने दिया था, तो नसरुद्दीन शाह जो होता है वो वलवन को उलुग खां का उपाधि देता है। लेकिन ये उपाधि हमको थोड़ा गलती लगता है। देखिए सोचिए तो ये बलवन उल्लू था, बलवन तो चालाक था, लेकिन इसको उलुग खां का उपाधि देता। हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे आपको याद रहेगा कि बलवन उल्लू नहीं था, बलवन बहुत चालाक था। अपने बेटिए के विवाह किससे करा देता है, राजा से। तो उलुग खां का उपाधि किसे कौन देता है, बलवन को मिलता है नसरुद्दीन शाह के द्वारा। किसके द्वारा, नसरुद्दीन शाह के द्वारा। ये तो नसरुद्दीन शाह का छोटा सा आपका हमने हिस्ट्री बताया। नसरुद्दीन शाह मित्रव्ययी था, ये टोपी बिनता था, ये उतना लड़ाई झगड़ा इधर उधर के कामों से, शराब वगैरह ये इसको से दूर रहता था, इसको इस सब से मन नहीं लगता था, ये अपना अलग ही दुनिया में रहता था। और जो नसरुद्दीन शाह जो था उसकी जो मृत्यु होती है, अप्राकृतिक मृत्यु अपने से हो जाती है। उसके बाद देखिए हम अब बलवन की ओर बढ़ते हैं। किसके ओर, ये बलवन की ओर बढ़ते हैं। जो क्या बना, बलवन क्या बनता है, शासक बनता है। किसके ओर बढ़ते हैं हम, बलवन के ओर आगे बढ़ते हैं। जो कौन क्या बनता है, शासक बनता है। तो गैसुद्दीन बलवन जो बलवन होता है, अब देखिए इतना तिगड़म लगैला के बाद बलवन आखिर राजा बनिए जाता है। ये कहा जाता है जब आप किसी एक चीज़ पर आप अगर अपना पूरा समय देते हैं तो वो चीज़ आपका हो जाता है। या पढ़ाई पे दीजिए या किसी और चीज़ पे दीजिए। बलवन का सिर्फ एक के मोटिव था कि हमको राजा बनना है, चाहे हम उसके लिए कुछ भी करें। राजा बन गया ने, इसीलिए आप एक एम अपना रखिए कि हमको ये चीज़ हासिल कर लेना है। जो स्टूडेंट जिस चीज़ पर ज़्यादा समय देता है वह चीज़ उसका हो जाता है। आप अपना लाइफ में गौर कीजिएगा, चाहे वो आप पढ़ाई लिखाई पे दीजिए या आप इधर उधर के चक्कर में दीजिए, आपका वो हो ही जाता है। जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई पर देता है उसका पढ़ाई लिखाई उसका हो जाता है, वो हमेशा सक्सेस कर जाता है।
तब देखिए बलवन, बलवन बैठता है गद्दी पर। बलवन बैठता है कब? गद्दी पर। कब बैठता है? तो 1266 ईस्वी में बलवन क्या बैठता है? एकदम दिल्ली के क्या बनता है? दिल्ली का सुल्तान बलवन बनता है 1266 ईस्वी में बाबू, 1266 ईस्वी में। उसके बाद देखिए बलवन जब शासक बना तो उसने अपने आप को गियासुद्दीन कहा। अपने आप को क्या कहा? गियासुद्दीन से अपने आप को संबोधित किया कि हम अब गियासुद्दीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गियासुद्दीन कहलाएंगे। कौन कहता है? बलवन। कौन कहता है बाबू? तो गियासुद्दीन बलवन के नाम से जाना जाने लगा। जब वो जैसी राजा बना ने, अरे वो राजा बना तो की सोचा, हाय रे हम बलवन राजा लगी, बलवन अलवन नाम अच्छा न है, काहे ना हम इसको अच्छा सा नाम रखते हैं। तो इसीलिए बलवन के जगह गियासुद्दीन रखता, गियासुद्दीन बलवन। दमदार नाम लग रहा है। अरे अलवन बलवन कोई भी बोल के चल जाता, तो कहा नहीं हम अपना बढ़िया नाम रखेंगे। तो बोलिए बलवन जब राज गद्दी पर बैठता है, जब बलवन जब सल्तनत काल में होता है तो अपना नाम क्या रखता है? गियासुद्दीन बलवन नाम रखता है। उसको एक और उपाधि मिला था, कौची? उल्लू खा। लेकिन उल्लू था, उल्लू नहीं था, बहुत चालाक था, लेकिन उसको ये आपका नसरुद्दीन उल्लू खा का उपाधि देता है, उल्लू खान का उपाधि देता है। तो बलवन मतलब हम कह सकते हैं गियासुद्दीन बलवन शासक बना। कहाँ? तो शासक बना। इसने रक्त और लौह की नीति अपने दी। इसने क्या दी? रक्त और लौह की नीति दी। क्या दी? रक्त और लौह की नीति। क्वेश्चन आएगा कि बलवन को कौन सी उपाधि मिली थी? तो ध्यान से सुनिए बाबू, बलवन को उल्लू खा की उपाधि मिली थी। हम जे बात बोलेंगे ध्यान से सुनिए, उसको एकदम सही में ध्यान से सुनिएगा। एक कान से सुने के, दो कान से निकाले के ना, एकदम ध्यान से सुने के। बलवन को उल्लू खान का उपाधि दिया गया। किसके द्वारा? तो नसरुद्दीन शाह के द्वारा। उसके बाद जब बलवन शासक बना तो वो क्या अपना नाम रखा? लंबा चौड़ा गियासुद्दीन बलवन। क्या नाम रखा? गियासुद्दीन बलवन। उसके बाद देखिए गियासुद्दीन बलवन नाम रखता है, गाय नियन लेकिन रहता नहीं, बड़ी चालाक है। गियासुद्दीन नाम है, सिर्फ इसका गाय समझ में आएगा, लेकिन ये क्या है? बहुत चालाक है। ये उल्लू खान है, उल्लू था ही, तो इसका उपाधि रखा है उल्लू खां। तो ये सब ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। याद करने के लिए हम बता देते हैं, काहे कि हिस्ट्री में बहुत भूल जाता है लोग। देखिए ये कौन सा नीति देता है? ये कौन सा नीति देता है? रक्त और लौह की नीति। क्या देता है? रक्त और लौह की नीति। देखिए कॉपी किया ना, इतिहास से सब सीखता है। बिस्मार्क के नाम जानते हैं? आप पढ़े होंगे 10th में, आपका राष्ट्रवाद, उसमें बिस्मार्क आता है। बिस्मार्क भी रक्त और लौह की नीति देता है। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं वो भी रक्त और लौह की नीति। तो देखिए हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है। आप भी हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखिए, बहुत कुछ सीखिए। देखिए बलवन की था, बलवन जो चाहा वो कर लिया, इसीलिए आप जो चाहते वो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा बाबू। क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। तो रक्त और लौह की नीति कौन देता है? बलवन देता है। देखिए इसने सजदा पैवान ईरानी पद्धति अपनाई। इन्होंने सजदा दिया। ये जो आपका बलवन जो था वो सजदा पद्धति लाता है। सजदा और क्या? पैवोज और सजदा पद्धति किसके द्वारा लाया गया? तो बलवन के द्वारा। सजदा और पैवोज पद्धति किसके द्वारा लाया गया? बलवन के द्वारा लाया गया। ध्यान से सुनिए, क्या हम बोले? सजदा और पैवोज किसके द्वारा लाया गया? बलवन के द्वारा लाया गया। एक कैसी पद्धति है? तो ईरानी पद्धति है। कैसी पद्धति है? ईरानी पद्धति। बलवन भी ईरानी के था। क्या था? ईरानी के था। सजदा मतलब क्या होता है? आप देखते होंगे जो मुस्लिम धर्म के व्यक्ति रहते हैं जो, तो वो क्या करते हैं? आप ऐसे करके सजदा करते हैं, मतलब घुटनों के बल अपने से मूड़ी, अपना सर को नीचे करना, सजदा। और पैवोज कहने करते क्या? पैर को चूमना, शायद पैवोज कहलाता है। क्या? शायद पैवोज कहलाता है। ये क्या थी? ईरानी पद्धति थी बाबू। क्या थी? ईरानी पद्धति थी। इसे ईरान से लाया गया। इसे क्या लाया गया? ईरान से लाया गया। देखिए उसके बाद कहा गया त्योहार। एक ये त्योहार चालू करता है जिसका नाम नवरोज नाम का ये क्या करता है? त्योहार चालू करता है। नवरोज नाम का ये त्योहार चालू करता है और पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता है। ये अपने आप को कहता है हम ईश्वर हैं।
ये जो आपका जो बलवन जो था कहता हमरा ऐसा को है नहीं, अपने आप को क्या मानता था, अल्लाह का प्रतिनिधि। की कहा कि हम क्या अल्लाह के भेजल प्रतिनिधि है। कौन बोलता था, तो बलवन बोलता था। बलवन क्या बोलता था कि हम अल्लाह का प्रतिनिधि है। न पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। नयाब का पद इन्होंने हटा दिया। नयाब का पद इन्होंने क्या किया, हटा दिया। इसने एक सैन्य विभाग का गठन किया था बाबू। जो बलवन जो था सैन्य विभाग का गठन किया था जिसका नाम था दीवाने ए अर्ज। दीवाने ए अर्ज कैसा था, तो बलवन के समय क्या था, सैन्य गठन था। वो सैन्य जो मतलब देखते हैं सेना के टुकड़ी कैसे बोलता है, बीएसएफ के जमाने है बोलता है नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ऐसे ऐसे बोलता है। तो वैसा ही जो सेना था ने वहाँ के सैन्य विभाग को क्या नाम रखा, दीवाने ए अर्ज। दीवाने ए अर्ज किस विभाग को कहा जाता है, तो सैन्य विभाग, सेना को विभाग को दीवाने ए अर्ज कहा जाता है। देखिए ये था सही में पराक्रमी और तेज। लेकिन बलवन अपने शासन काल में साम्राज्य विस्तार नहीं किया। आप नहीं देखिएगा कि बलवन कौन सा साम्राज्य को जीत लिया। ये जीता नहीं, किसी भी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया नहीं है। कौन, तो बलवन। बलवन क्या करता था ना, अगर उसके आपका आक्रमण करता था, उसके ये पे आपका कह सकते हैं उसके दिल्ली पे अगर आक्रमण करता था, ये कोई भी आक्रमण उसका क्षेत्र में करता था, तो वो लड़कर उसको एकदम मार काट के बराबर कर देता था। लेकिन ये कहीं लड़ने नहीं जाता था कि तो ये आपका बलवन क्या, कौन, तो बलवन। ये मंगोलों के आक्रमण से भी रक्षा किया। जो मंगोल में हम आपको बताए थे ना, चंगेज खां कहाँ के था, मंगोल के था, जिसको मांगवर्नी भगा दे, किसके शासन काल में आया था, इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। कौन आया था, मांगवर्नी कहता था। उसकी जनिया बोली अरे बाप रे मांगवर्नी आई तो हम मांगू लेके चल जाएगी, भगाइए इसको। तुरंते भगा देता है। कौन भगा देता है, तो इल्तुतमिश भगा देता है। किसको, आपका मांगवर्नी को। काहे, किसका डर से, आपका चंगेज खान के डर से। ये कौन था, मंगोल। तो मंगोल के लोग बहुत ही खतरनाक होते थे। हम बताएं नहीं, चंगेज खान जब मरता है नहीं तो लोग डर से 10 से 14 साल शांत रहे कि अरे चंगेज खान फिर से आ जाएगा। इतना वो की करता था, मारता था सबका अपना तलवार, अपना जो नहीं होता भाला में सबका मूड़ी रखता था। भाला में की करता था, मूड़ी रख के मीनार बनाता था। मूड़ी रखकर मीनार, इतना वो क्रूर था कि जो गर्भवती महिला होती थी उसका पेट फाड़कर उसका बच्चा निकालकर उसका बच्चा का भी मूड़ी काट के गूंथता था। सोचिए इतना क्रूर शासक था। कौन, चंगेज था। इसको कुछ मोह माया नहीं था। लेकिन बलवन जो था वो अपना क्षेत्र को, अपना दिल्ली को क्या करता है, मंगोलों के आक्रमण से भी रक्षा करता है और जीतता है। कौन, तो आपका बलवन। कौन बाबू, बलवन। बलवन के जो दरबार में ने, बलवन के दरबार में फारसी कवि आपका कवि कौन थे, अमीर खुसरो। जे बलवन जो था, बलवन अपने दरबार में कवि उवि के भी रखता था। मतलब इसको जरी गीत उत में भी होगा रुचि और कोची, तभी ने कवि उवि के रख ले था। तो अच्छे कवि इनके दरबार में होते थे बाबू। इनके दरबार में अच्छे कवि होते थे। अमीर खुसरो कह सकते हैं, अमर हसन और अमीर खुसरो के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे जब हम अमीर खुसरो पढ़ाएंगे तब। अभी हमारा क्या है, बलवन। मेन बल किस पे है, बलवन पर। बलवने पे बल दीजिए, ज्यादा नहीं उन्हें देखिए। उसके बाद की किया, यूपी में एक क्या बनवाता है, मस्जिद बनवाता है। कौन, बलवन यूपी में मस्जिद बनवाता है जिसको गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद कहते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया, तो बलवन के द्वारा बनाया गया। गियासुद्दीन बलवन के द्वारा क्या बनाया गया बाबू, तो आपका मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आपको बलवन में दिक्कत है तो आप बोलिए, बलवन में अगर दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, हम थोड़ा सा फिर से पढ़ा देंगे। पढ़ावे में दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आया तब बढ़िया, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा कि हाँ नहीं समझ में आता है। समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा हाँ समझ में आता है। और मेरे जो वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। पूरा हिस्ट्री हमने सीक्वेंस से पढ़ा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। आप आगे कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें थोड़ा बहुत तो काम जरूरी आएगा, थोड़ा बहुत कि बहुते काम आएगा। पढ़ के तो देखिए, एग्ज़ाम दे के देखिए। जय हिंद। आज तक इतना ही।